जिसका नाम है आपका कौन सी चीजें हमारे आसपास हैं जिनमें क्या होता है भाई, तो ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण होता है। हमारे आसपास ऐसी कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है, ध्यान से देखिएगा भाई। एक तो किसी चीज का जलना यानी कि दहन, एक तो किसी चीज का जलना यानी कि दहन, उसी तरीके से जंग लगना, उसी तरीके से पाचन, और क्या है भाई, प्रकाश संश्लेषण। बात समझ में आ रही है? और क्या है, तो ध्यान से देखो, हमारी जो बैटरी होती है इसके अंदर भी ऑक्सीकरण होता है। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है, किण्वन होता है। और आपको यदि याद होगा तो जो ये मदिरा या फिर शराब होती है, अल्कोहल होता है, वो किससे बनता है भाई, किण्वन से बनता है। और क्या होता है, वॉशिंग, कपड़े धोते टाइम भी ऑक्सीकरण होता है, और किसी चीज को पकाते टाइम भी ऑक्सीकरण होता है। तो इसको आप बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट करो। हम चल रहे हैं ऑक्सीकरण के कुछ और उदाहरण की तरफ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इन सारी चीजों से हमने ये जान लिया कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनमें ऑक्सीकरण होता है। बात समझ में आ रही है? तो दो ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर भी ऑक्सीकरण होता है और वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। क्या कहते हो, बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सबसे पहले जो है आपका भाई संक्षारण है। सवाल पैदा होता है, सर ये संक्षारण है क्या? तो देखिए क्या होता है, बहुत सारी धातुएं जैसे कि लोहा, चांदी या फिर तांबा, ठीक है, ये अपने आसपास, ठीक है, जो अम्ल मौजूद होता है, ऑक्सीजन होता है, जल वाष्प होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, इनके संपर्क में आने से क्या होता है, ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। और इस ऑक्साइड के निर्माण करने के कारण उसका जो भौतिक स्वरूप है वो बदल जाता है। क्या होता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। धातुएं जो होती हैं, धातुएं जो होती हैं अपने आसपास, धातुएं अपने आसपास, ध्यान से देखिएगा, जल वाष्प है, अम्ल है, ऑक्सीजन है, से अभिक्रिया कर, से अभिक्रिया कर, से अभिक्रिया कर, से अभिक्रिया कर क्या बना लेती हैं, ऑक्साइड का निर्माण कर लेती हैं। और उनका क्या होने लगता है भाई, संक्षारित हो जाती हैं, संक्षारित हो जाती हैं। तो उसको ही हम कहते हैं संक्षारण। बात समझ में आई? एकदम सिंपल सी कहानी है कि ये बहुत सारी जो धातुएं होती हैं वो अपने आसपास जल वाष्प के साथ, अम्ल के साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बना लेती हैं भाई, संक्षारित हो जाती हैं, अलग अलग प्रकार के ऑक्साइडों का निर्माण कर लेती हैं। तो इस प्रक्रिया से को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या ये जरूरी है कि हम संक्षारण के कुछ एक उदाहरण देख लें? तो आपने देखा होगा कि लोहे में जंग लग जाता है, और जंग लगने से जो लोहा होता है उसकी जो कठोरता होती है वो कम हो जाती है और उसकी मजबूती कम हो जाती है। कभी कभी तो इतना जंग लग जाता है कि आप किसी लोहे की चीज को उठाइए, तो जब आप उसे उठाते हैं तो वो पाउडर यानी कि पूरा का पूरा जंग के रूप में आपका जो है विक्षेपित हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जब भी कोई धातु अम्ल के साथ, जल वाष्प के साथ या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो उसकी जो सतह होती है उसके ऊपर एक प्रकार की परत बन जाती है, ऑक्साइड की, हाइड्राइड की, अलग अलग चीजों की जो परत बन जाती है। उस परत के बनने के कारण जो है वो धातु जो है वो खराब हो जाती है, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, तो संक्षारण के 3-4 उदाहरण ऐसे हैं जिसको हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना है। पर उदाहरण लिखने से पहले आप सबसे पहले ये जो परिभाषा है संक्षारण की, इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात? यदि कोई दिक्कत वाली बात है तो आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। यदि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो हम चलते हैं इसके अगले वाले पार्ट की तरफ। चलो देख लिया अब संचारण किसमें किसमें होता है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला लोहे में जंग। अच्छा, दूसरा कौन सा है भाई? पहला तो लोहे में जंग है, दूसरा कौन सा है? दूसरा तांबे में हरापन। तांबे में हरापन। आपने देखा होगा कि जो तांबे के बर्तन होते हैं, स्पेशली जो पूजा करने वाला लोटा होता है, वो एक समय बाद उसके ऊपर एक हरे कलर की परत आ जाती है। बात समझ में आ रही? तो वो क्या है? तांबे का संक्षारित होना है। अच्छा, उसको निकालने के लिए फिर क्या करते हैं आप? याद करो,
नींबू जिसमें अम्ल है और नमक जो कि एक प्रकार का लवण है, दोनों के मिक्सचर को यदि आप उसके ऊपर लगाते हैं तो जो कॉपर ऑक्साइड की परत बनी होती है वो कैसी होती है, बाहर आ जाती है और तांबा जो है वो फिर से पहले की तरह फिर चमकना स्टार्ट कर देता है। बात समझ में आई? तो लोहे में जंग, तांबे में हरापन और आपका जो चांदी है, चांदी में आता है कालापन। चांदी में क्या आता है स्टूडेंट्स? तो इसमें आता है आपका कालापन। कहानी समझ में आ गई? तो लोहे में जंग लगना, तांबे में हरापन और चांदी में क्या आएगा, कालापन। ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो भाई संक्षारण के उदाहरण है। बात समझ में आ गई? तो संक्षारण जो है वो कभी कभी नहीं, कभी भी अच्छा नहीं होता, हमेशा जो है ये धातु के लिए खराब होता है, क्योंकि आपकी जो धातु होती है वो ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। और संक्षारण का मतलब क्या है? धातु का क्या होना है, स्टार्ट हो जाता है भाई, क्षरण होना स्टार्ट हो जाता है। देखो ध्यान से, कितनी मजबूत ये सब घेर रहे होंगे, रही होगी, इतनी मजबूत धातु रही होगी, पर इसके ऊपर जंग लग गया, धीरे धीरे जो है इसकी मजबूती कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी और ये जो चीज है ये खराब हो जाएगी। बात समझ में आई? तो संक्षारण का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है लोहे में जंग का लगना। अब सवाल पैदा होता है, सर संक्षारण को, हम संक्षारण से किसी चीज को बचाएंगे कैसे? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, क्या करना है आपको, जो धातु है उसको अम्ल, वायु और जलवाष्प के संपर्क में आने से रोकना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए कर देंगे उस पर पेंट। क्या कर देंगे? चलो यहां पर पेंट कर देते हैं। क्या कहते हो? देखो पेंट कर दिया मैंने, ये लो यहां पर मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, पेंट कर दिया। यदि मैं पेंट कर दूंगा तो इससे क्या होगा सॉरी, यदि हम इस पर पेंट कर देंगे स्टूडेंट्स तो इससे क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, पेंट कर देंगे तो उससे ये जो धातु है अब ये सीधे ही ऑक्सीजन, अम्ल या जलवाष्प के संपर्क में नहीं आएगी और रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी और इस पर संक्षारण जो है वो अब नहीं होगा। कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? चलो तो ध्यान से देखो, संक्षारण जो है वो लोहे में हो सकता है, तांबे में हो सकता है, चांदी में हो सकता है, किसी और धातु में होता है क्या, यह आप मुझे बताइएगा। चलिए और एक चीज देख लेते हैं कि आप यदि संक्षारण से बचाना चाहते हो किसी चीज को तो क्या करो, तो आप उसके ऊपर जो है तेल की पतली परत जो है उसका आप लेपन कर दो, या फिर आप उसके ऊपर पेंट लगा दो, या फिर आप उसके ऊपर क्या करो भाई, तो आपने सुना होगा जीआई तार, आप सभी ने सुना होगा जीआई तार क्या होता है। तो बहुत सारी चीजों को बांधने के लिए हम एक पतले से तार का उपयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं जीआई तार। तो आप लोहे को यदि जंग से बचाना चाहते हैं तो या तो आप पेंट कर दें, पर आप यदि उसको और ज्यादा दिनों तक बचाना चाहते हैं तो आप कर दें उसका गैल्वेनीकरण। क्या कर दें? तो आप कर दें उसका गैल्वेनीकरण। क्या करें? गैल्वेनीकरण। क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? इसका हम कर देंगे गैल्वेनीकरण। क्या आपको ये वाली कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या कर देंगे? गैल्वेनीकरण कर देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे फिर हम? तो इसको हम बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? वी मस्ट कॉल इट गैल्वेनाइज्ड आयरन। और इसी से मिलकर बना है आपका ध्यान से देखिएगा जीआई तार। तो उस तार के ऊपर जो है जस्ते की, गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या है भाई? तो इसमें जस्ते की यानी कि जिंक की क्या चढ़ा दी गई? परत चढ़ा दी गई। तो आपने जो जीआई तार देखा है, ध्यान से देखिएगा, जीआई तार जो होता है उसके ऊपर उसका जो रंग होता है वो लोहे, अंदर से लोहे से बना होता है स्टूडेंट्स, पर ऊपर जो है उसके ऊपर जस्ते की परत होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं जस्ते की परत। कौन सी प्रक्रिया से चढ़ाई जाती है? तो वो है आपका गैल्वेनीकरण। तो जब आप लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाएंगे उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? गैल्वेनीकरण। और परत चढ़ने के बाद वो आयरन कैसा हो जाएगा? गैल्वेनाइज्ड हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट गैल्वेनाइज्ड आयरन और उसका नाम होगा जीआई वायर, जीआई तार। कहानी समझ में आ गई? तो जो जीआई तार है वो क्यों बनाया जाता है भाई? तो लोहे को आपके किससे बचाने के लिए? संक्षारण से बचाने के लिए उसको हम बनाते हैं। कहानी समझ में आ गई? चलो बढ़िया से नोट कर लीजिए संक्षारण के बारे में, बात समझ में आ रही है?
कोई दिक्कत वाली बात, कोई डाउट यदि है प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। सारे आपके जो डाउट्स हैं उसको कलेक्ट करेंगे और उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि शिक्षित भारत विकसित भारत। मतलब ये कि आपकी जो परीक्षा है, आपकी जो तैयारी है, आपका जो नॉलेज है, उसमें कोई भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। बात समझ में आ गई? चलो इसको बढ़िया से नोट कर लो। कर लिया। और संचारण जो है वो हमने अब सीख लिया है। बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से, संचारण हमने सीख लिया। अब सवाल पैदा होता है कि सर टमाटर सड़ा क्यों? सवाल पैदा होता है कि सर टमाटर जो है वो सड़ा क्यों? खाने पीने की जो चीजें होती हैं वो क्यों सड़ जाती हैं? एक दूसरा सवाल यह है कि सर चिप्स के पैकेट में चिप्स कम होती है और हवा ज्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है? तीसरी बात यह है कि ये जो हमारे भोजन को बचाने वाले पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं? बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, विकृत गंधिता क्या होती है? खाने पीने की जो चीजें होती हैं यदि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही हैं, उनका यदि ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन हो रहा है, तो धीरे धीरे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। रुको, अच्छे तरीके से लिखेंगे इसको, मजेदार तरीके से। खाने पीने की नहीं, सिर्फ खाने की चीजें, खाने की जो चीजें होती हैं, ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया करती हैं स्टूडेंट्स? तो ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो खाने की जो चीजें होती हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, ध्यान से देखिएगा, खाने पीने की चीजें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या कर लेती हैं? तो भाई ऑक्सीकरण कर लेती हैं, ऑक्सीकरण। बात समझ में आ रही है? और ये जो ऑक्सीकरण है इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम बोलते हैं आपका उपचयन। एक प्रकार की ऑक्सीकरण जो है एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। खाने पीने की चीजें किसके साथ संपर्क में आती हैं? ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आती हैं और क्या कर लेती हैं भाई? ऑक्सीकरण कर लेती है या उपचयन कर लेती है। तो इससे क्या होता है? जिससे 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 उनका जिससे उनका रंग, स्वाद, स्वाद 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 और गंध कैसी होती है? रंग, स्वाद और गंध कैसी हो जाती है? तो स्टूडेंट्स बदल जाती है, बदल जाती है। कहानी समझ में आ रही है? तो जिससे उनकी रंग, स्वाद और गंध जो है वो क्या होती है? वो बदल जाती है। और इसी जो प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता। बात समझ में आ रही है? मतलब विकृत हो जाना, किस में? गंध में। बात समझ में आई? तो खाने पीने की जो चीजें होती हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो उस कंडीशन में उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, उपचयन हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता, जिसके कारण उनका रंग, स्वाद और गंध जो है वो क्या होता है भाई? बदल जाता है। क्या कहते हो? कहानी समझ में आई? तो ऑक्सीजन जीवन के लिए जरूरी है, कुछ रिएक्शन अभिक्रियाओं के लिए जरूरी है, पर खाने पीने की जो चीजें होती हैं एक बार यदि वो बन गई हैं, पक गई हैं, तो उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। यदि वो बहुत देर तक वातावरण में रखे रहेंगे, ऑक्सीजन में यदि रखे रहेंगे, तो उससे क्या होगा? उनका क्या हो जाएगा भाई? ऑक्सीकरण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए यदि आप उसको ठंडे वातावरण में रखते हैं तो ऑक्सीकरण देर से होगा। तापमान जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो ऑक्सीकरण को क्या करता है भाई? बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसलिए आपने देखा होगा गर्मियों के समय पर खाना जल्दी खराब होता है और ठंड के समय पर खाना देर से खराब होता है। बात समझ में आ रही है? और ऐसी जगह जहां पर साल भर या बहुत सारे समय तक साल के क्या होता है, तापमान जो होता है वो माइनस में यदि पाया जाता है, तो पता है उससे क्या होता है? वहां पर ऑक्सीकरण बहुत धीमी प्रक्रिया से होता है और वो जो चीज है वो कभी भी खराब नहीं हो पाती है। इसलिए आपने देखा होगा, जैसे आपने साइबेरिया का नाम सुना होगा, या फिर आपने जो आपका उत्तरी ध्रुव के आसपास रहने वाले चीजों के बारे में देखा होगा, वहां पर जो चीजें होती हैं खान पान की वो ऐसी खुले में पड़ी रहती है और कई महीनों तक वो खराब नहीं होती है, क्योंकि वहां उनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। बात समझ में आई? तो जो तापमान रहेगा वो ऑक्सीकरण को बढ़ा देता है। सॉरी। तो जब तापमान ज्यादा होगा तो ऑक्सीकरण भी कैसा होगा स्टूडेंट्स? ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए ठंड के समय पर कोई भी चीज देर से खराब होती है। चलिए, तो क्या देख लिया हमने? विकृत गंधिता देख ली। अब विकृत गंधिता में क्या होगा कि ऑक्सीजन को यदि आप दूर रख देंगे, ऑक्सीजन को यदि आप दूर रख देंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो चीज है, खाने पीने की जो चीज है, वो देर से खराब होगी।
तो इस टमाटर के साथ भी यही हुआ। इस टमाटर ने किसके साथ अभिक्रिया कर ली स्टूडेंट्स? इसने अभिक्रिया की किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। बात समझ में आ रही है? जब इसने ऑक्सीजन के साथ खराब अभिक्रिया की तो ये क्या होने लगा? खराब होने लगा, और ये और खराब हो गया। जब ये बहुत ज्यादा खराब हो गया तो हमने बोला खराब खराब कि ये सड़ गया। तो टमाटर कैसे सड़ा, बात समझ में आई? उसके पीछे की कहानी है विकृत गंधिता। क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप पुट कर दीजिए, ठीक है? तो टमाटर जो है वो कैसे सड़ा, तो उसके पीछे की कहानी क्या है? विकृत गंधिता। चलिए एक कहानी और सुनाते हैं विकृत गंधिता को लेकर, ठीक है? उससे पहले आप इसको नोट कर लो। चलो, तो एक कहानी और है विकृत गंधिता को लेकर, और वो कहानी जो है उससे हर कोई बड़ा ही परेशान है। ध्यान से देखिएगा वो कहानी क्या है, ध्यान से देखो। कहानी क्या है विकृत गंधिता की? ये जो आपके कुरकुरे होते हैं, चिप्स होते हैं, यदि इसको आप खुले वातावरण में रख दें तो क्या होगा? इनका भी ऑक्सीकरण होगा और एक समय बाद इनका जो स्वाद है और गंध है वो बदल जाएगी। मतलब ये कि इनमें भी क्या होती है? विकृत गंधिता होती है। अब उससे रोकने के लिए क्या करते हैं हम? ऑक्सीजन को दूर रखना है। तो भाई यहां पर आपके पास चिप्स है, यहां पर आपके पास क्या है? चिप्स है, और यहां पर आपके पास क्या है? ऑक्सीजन है। बात समझ में आ रही है? यहां पर आपके पास ऑक्सीजन है और यहां पर आपके पास चिप्स है। बात समझ में आई? अब आप ध्यान से देखो, अब ये रहा आपका चिप्स, ये रहा आपका चिप्स, ठीक है? और ये रही आपकी ऑक्सीजन। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये रही आपकी ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का जो टारगेट है वो है चिप्स। ऑक्सीजन का जो टारगेट है वो क्या है? चिप्स है। अब यदि चिप्स ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो वो पक्का पक्का क्या हो जाएगा भाई? वो खराब हो ही जाएगा। तो फिर बीच में एंट्री मारता है कौन? बीच में एंट्री मारता है, ध्यान से देखो, बीच में आ जाता है नाइट्रोजन। क्या आ जाता है बीच में? नाइट्रोजन, 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 नाइट्रोजन। तो बीच में कौन एंट्री मारता है स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कैसा है भाई? तो कम क्रियाशील गैस है, कम। ध्यान से देखो, केमिस्ट्री का यही तो खेल है, आपको सारी चीजें आपस में कनेक्टेड मिलेगी, ठीक है? तो नाइट्रोजन कैसा है? तो कम क्रियाशील गैस है। कहानी समझ में आ गई? कैसा है? कम क्रियाशील गैस है। तो क्या करेगा? नाइट्रोजन इज लाइक ऑक्सीजन, तो दूर जा, अभी मिलना नहीं चिप्स से। बात समझ में आई? और जो चिप्स है आपका वो खराब नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि इतना बड़ा चिप्स का पैकेट लेते हो, उसके अंदर हवा नहीं भरी होती है, उसके अंदर क्या भरी होती है? उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? तो आपकी जो शिकायत है वो बिल्कुल जायज है कि सर 20 रुपए का पैकेट खरीदते हैं, 5 रुपए के चिप्स होते हैं और 15 रुपए की हवा रहती है। तो स्टूडेंट्स वो हवा नहीं है, वो क्या है? नाइट्रोजन गैस है। कौन सी चीज है वो? नाइट्रोजन गैस है। और नाइट्रोजन गैस जो होती है वो उन चिप्स में या कुरकुरे जो होते हैं उसमें विकृत गंधिता होने से रोकती है। बात समझ में आ गई? तो आप थैंक यू बोलिए नाइट्रोजन को, जिस चिप्स को कई महीने पहले फैक्ट्री में बनाया गया था, राइट? वो अभी तक वैसा का वैसा ही है। तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? पूरा का पूरा क्रेडिट किसको जाता है भाई? पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है नाइट्रोजन को। मान लेते हैं ये आप है, तो आप यहां से बोलेंगे क्या? ध्यान से देखो, चलो आपकी फीलिंग्स को मैंने शेयर कर दिया, थैंक यू नाइट्रोजन। बात समझ में आ गई? तो आप बोलेंगे थैंक यू नाइट्रोजन। क्लियर हो गई कहानी? पक्का ना? अब इसका एक्सप्रेशन बदल जाएंगे। ध्यान से देखो, जैसे ही नाइट्रोजन बीच में आया अब इसका एक्सप्रेशन जो है वो बदल जाएगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। कहानी समझ में आ गई? और लिख देते हैं इसको हम लोग बढ़िया तरीके से। ध्यान से देखो, yet I am happy। कहानी समझ में आ गई? तो नाइट्रोजन जो है वो बीच में आकर चिप्स और ऑक्सीजन को आपस में मिलने से रोकता है, जिससे चिप्स का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, तो विकृत गंधिता देख ली, विकृत गंधिता से रोकने के हमने उपाय भी देख लिए। यदि आपकी जो चीजें हैं वो ठोस अवस्था में हैं, जैसे कि चिप्स हैं, तो आप क्या डाल सकते हैं स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन।
और विकृत गंधिता से रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, तापमान कम कर सकते हैं। तापमान कम करने का तरीका क्या है, तो भाई रेफ्रिजरेटर है। इसलिए आपने देखा होगा कि फ्रिज में यदि कोई चीज रखी होती है तो वो देर से खराब होती है, खुले वातावरण में यदि कोई चीज रखी होती है तो वो जल्दी से खराब होती है। बात समझ में आ रही है? तो इन सबके पीछे की जो कहानी थी वो थी आपकी विकृत गंधिता। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत वाली बात? पक्का? चलो सॉरी, कोई भी यदि डाउट है इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट कर लो, और यदि कोई डाउट है तो आपसे पूछ लीजिए। बात समझ में आ गई? चलिए अब दो चीजें और पढ़ते हैं, क्या कहते हो? अब स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे प्रकार की अभिक्रियाएं देखी थी। बहुत सारी अभिक्रियाएं जब होती हैं तो उसमें क्या होता है भाई, एक अघुलनशील अवक्षेप बन जाता है अभिक्रिया के समय पर, तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं अवक्षेपण। बात समझ में आ रही है? जैसे आपने देखा होगा जब आप गंदे पानी में या मटमैले पानी में फिटकरी का टुकड़ा घुमाते हैं तो क्या होता है, ये होता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये रहा आपका मटका। इस मटके में आपका जो है मटमैला पानी भरा हुआ है। आपने एक धागा लिया, धागा लिया, धागा लिया, ध्यान से देखिएगा, एक धागा लिया और उसमें मिला दिया एक फिटकरी का टुकड़ा। ये आपका धागा है और यहां पर है ये आपका फिटकरी का टुकड़ा। फिटकरी, फिटकरी, फिटकरी का टुकड़ा। बात समझ में आ रही है? एल्यूमिनियम जो रहता है उसका एक यौगिक है फिटकरी, है ना, एलम भी बोलते हैं हम इसे। अब फिटकरी का टुकड़ा क्या होगा, इसकी जितनी गंदगी होगी, देखो फिटकरी के यहां से कण निकलेंगे स्टूडेंट्स बाहर, और इनकी जितनी भी गंदगी होगी वो सफेद कलर से यहां तलहटी में आकर बैठ जाएगी। सफेद कलर से यहां तलहटी में आकर क्या हो जाएगी भाई, तो बैठ जाएगी। ध्यान से देखिएगा, ऐसी आपको हल्का सा सफेद दिख रहा होगा, थोड़ा पीलापन टाइप का, तो इसको हम बोलते हैं अवक्षेप। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स अवक्षेप। और ये अवक्षेप कैसा होता है, तो भाई अघुलनशील होता है। घुलनशील, कहानी समझ में आ गई? तो अवक्षेपण जो होता है उसमें क्या होता है, अवक्षेप नीचे की तरफ बैठ जाता है और वो कैसा होता है, अघुलनशील होता है। बात समझ में आ रही है? तो अवक्षेप समझ में आ गया आपको। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रेसिपिटेट। ठीक है, एक टॉपिक और था जिसको हम बीच में कवर किया था हमने, बट हम उसको थोड़ा सा और अच्छे से कवर कर लेते हैं कि जो आपकी अभिक्रियाएं होती हैं, ऊष्मा का या ऊर्जा का अभिक्रिया से क्या लेना देना है वो भी देख लेते हैं। इसको जब तक अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। तो अब टॉपिक क्या है भाई, ऊष्मा वर्सेस आपकी अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए, जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो दो चीजें होती हैं, या तो उसमें से ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है या फिर हम उसमें ऊष्मा देते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे एक अभिक्रिया है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब भाई हमने कहा 2Na और साथ में Cl2 है और इसने क्या बनाया, 2NaCl बनाया। कहानी समझ में आ गई? 2NaCl बनाया और साथ में क्या निकली, निकली निकली बहुत सारी ऊष्मा। क्या निकली स्टूडेंट्स? बहुत सारी ऊष्मा। इस तरीके से आप दहन करते हैं, ये एक प्रकार की अभिक्रिया है। बात समझ में आ रही है? हम श्वसन करते हैं, ये एक प्रकार की क्या है, अभिक्रिया है। तो क्या होता है, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा जो है वो बाहर आती है। यदि किसी अभिक्रिया से ऊर्जा या ऊष्मा बाहर आ रही है तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती है ऊष्मा 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 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहलाती है भाई? ऊष्मा ऊष्मा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कहानी समझ में आई आपको? क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अभिक्रिया के दौरान बाहर निकलती है। बट कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊष्मा हमें देनी पड़ती है, जैसे कि ये देखो, CaCO3 को जब आप तोड़ना चाहते हैं तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, टूटने पर यह बनाएगा आपका CaO और क्या बनाएगा भाई, CO2 बनाएगा, CO बनाएगा और CO2 बनाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, अपने आप तो रिएक्शन भाई होगी नहीं है वाली, तो इसमें क्या होगा, आपको करना पड़ेगा इसे गर्म। तो आपने क्या दिया, ऊष्मा दिया, तो आपने क्या किया, क्या किया, क्या किया, तो आपने ऊष्मा दिया। तो जब आपने ऊष्मा दिया तो आपने इसको क्या कहा वो भी देख लेते हैं। तो ये होगी, देखिए ऊष्मा का अवशोषण हुआ है। ऊष्मा जो है उसका क्या हुआ है स्टूडेंट्स, क्या हुआ है भाई, अवशोषण हुआ है। बिना ऊष्मा दिए यह अभिक्रिया नहीं हो सकती थी। बात समझ में आ रही है? तो ऊष्मा का अवशोषण हुआ है, इसलिए हम कहेंगे इसे ऊष्मा ऊष्मा ऊष्मा
ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कुछ समझ में आया? कहानी क्लियर है? पक्का पक्का? तो ये हो गई आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पक्का जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अभिक्रियाओं के प्रकार हमने देख लिए, अभिक्रियाओं के हमने प्रकार देख लिए। जैसे ये देखो, ये टमाटर का जो सड़ना है, ये भी क्या है? ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि भाई जो तापमान था उसके कारण ये अभिक्रिया जो थी वो क्या हो गई? बढ़ गई। कहानी समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात? बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट कर लो, है ना? कोई परेशानी वाली बात नहीं है स्टूडेंट। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। सारे टॉपिक्स क्योंकि हम कवर कर चुके हैं, इसको आप नोट करेंगे और जल्दी से लेते हैं इस पूरे चैप्टर का एक 5 मिनट का रिवीजन, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से फिट हो जाएं। क्या कहते हो? नोट करो। तो स्टूडेंट, सारी चीजों को बढ़िया से आपने नोट कर लिया, सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। एक बार हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने कौन सी चीजों को पढ़ा है। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि जब अलग अलग तत्व या यौगिक आपस में मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, जो कि हमारे आसपास अलग अलग तरीके से होती है। अभी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसको जिस समीकरण के माध्यम से हम दर्शाते हैं, जिसमें हम इनके तत्वों को, यौगिकों को अपनी कॉपी में लिखते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं, उस तरीके को हम कहते हैं समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होगा भाई? तो एक तरफ अभिकारक होगा जो मिलकर क्या बना रहा होगा? उत्पाद, और बीच में लगा होगा एक तीर। बात समझ में आ गई? तो ये होता है हमारा रासायनिक समीकरण। पर वेट, ये क्या हो सकता है? ये आपका असंतुलित हो सकता है। तो हमने सीखा कि रासायनिक समीकरण क्या है और अभिक्रियाएं क्या है। फिर हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका सीखा। कैसे सीखा? तो हमने सबसे पहले तो क्या किया? डिब्बे बना लिए सबके आसपास। उसके बाद हमने ये देखा कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसके परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? अब जिसके परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले हमने संतुलित किया। इसी तरीके से हमने इस क्रिया को दोहराते गए, अंत में हमें मिलती है हिट एंड ट्रायल मेथड से सबसे ज्यादा संतुलित समीकरण। मतलब ये कि आपका जो तीर होगा उसके एक तरफ अभिकारक होगा और उत्पाद होगा दूसरी तरफ। अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणुओं की कुल संख्या है दोनों तरफ, वो कैसी होगी भाई? एक समान होगी। बात समझ में आ गई? पर इसके बाद फिर हमने क्या किया? हमें जो संतुलित समीकरण मिला था, हमने उसमें क्या कर दी भाई? अवस्था लिख दी सभी यौगिकों की और सभी तत्वों की। तो यहां पर हमने पहला पार्ट खत्म किया। अब दूसरे पार्ट में हमने क्या किया? हमने ये देखा कि हमारे आसपास कितने प्रकार की जो रासायनिक समीकरण होते हैं वो होते हैं। इसमें हमने देखा संयोजन, वियोजन, विस्थापन, विविस्थापन, और उसके बाद हमने देखा कि आपका ये जो ऑक्सीकरण होता है यानी कि उपचयन, और रिडक्शन होता है यानी कि अपचयन, इनसे मिलकर क्या बना। तो ऑक्सीकरण को सेपरेट देखा, रिडक्शन को हमने सेपरेट देखा। बात समझ में आ रही है? अपचयन उपचयन को दोनों को हमने सेपरेट देखा। जब दोनों को हमने मिलाया तो हमें जो चीज मिली स्टूडेंट्स, वो था रेडॉक्स अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है? सबको बढ़िया से पढ़ा, सबकी परिभाषाएं देखी, सबके उदाहरण हमने देखे, और उसके बाद हम चले इस बात पे, क्या हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें ऑक्सीकरण होता है? तो बिल्कुल होता है, जैसे किसी ईंधन का जलना, टमाटर का सड़ना, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें, भोजन का पाचन से लेकर लोहे में जंग लगना। फिर हमने देखा कि जो संक्षारण है वो क्या होता है, और अंत में हमने देखा विकृत गंधिता कौन सी चीज है। हमने ये भी जाना कि आपकी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें क्या हुआ? जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हुआ। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो होती हैं जिसमें ऊष्मा बाहर निकली। दहन हो रहा है तो ऊष्मा बाहर निकलेगी। किसी एक अभिकारक को आपको एक से ज्यादा उत्पाद में तोड़ना है तो वहां पर आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी। और क्या देखा भाई? अवक्षेपण क्या होता है? तो कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अघुलनशील पदार्थ बन जाता है और वो आपके बीकर या बर्तन की तलहटी में बैठ जाता है। इसको हमने कहा अवक्षेपण या फिर अवक्षेप का बनना।